सेल वाला पहले पढ़ी हो? हाँ या ना बोल दो। ओके चलो, क्या न्यूक्लियस बोले थे ना? तो ये यस कोई पील क्यों लिया है, बताए थे लास्ट क्लास में, ओनियन पील क्यों लिया है? क्योंकि इसमें लिखो ये टिपिकल सेल है। इसमें ना सब कुछ साफ साफ दिखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, हर चीज का। और टिपिकल सेल है मतलब कि इसी तरह का हर सेल होता है, इसमें कोई स्पेशल कोई होता है ना, कोई कोई सेल में कुछ डेविएशन आ जाना, कुछ अलग टाइप का कुछ, तो वो इसमें नहीं होता है। एक टिपिकल सेल है ये, इसका स्ट्रक्चर हर सेल फॉलो करता है, जो मतलब जो रियल स्ट्रक्चर होता है ना, वो फॉलो करता है। और इसमें क्लियर सब कुछ दिखता है, इसलिए ये ओनियन पील लिए। ओनियन मतलब क्या होता है? प्याज। और पील मतलब छिलका, प्याज का छिलका। तो वी हेड ये क्या करता है, आयोडीन सॉल्यूशन डालता है ऑन द पील। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, पहले बताया तुम लोग को, जल्दी बोलो। एनसीईआरटी लेके नहीं बैठे थे उसे तुम लोग? बोलो जी। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है नवाब? सर वो मतलब सेल के अंदर का जो पार्ट है ना उसको सेपरेट कर देता है। नहीं, कलर करता है। कलर हाँ कौन सा कल। करता है? स्टार्च को कलर करता है। चूंकि देखो एक्चुअली होता क्या, ओनियन पील में स्टार्च होता है, ठीक है? तो स्टार्च को कलर करता है, ये लिखो एनसीईआरटी वही है, यहीं पे एनसीईआरटी सामने खोल के रखो, एरो मारो, ये सब चीज तुमको हर कोई नहीं बताएगा। जब 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 तुम पढ़ोगे तब तब तक एक्स्ट्रा चीज तुमको ये याद रखना पड़ेगा, जब क्योंकि कोई भी ओलंपियाड वगैरह में कहीं पे रहे ये तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, आइडियल सॉल्यूशन लिख दिया तो तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, क्यों लिखा है, भले ही किताब में नहीं लिखा है, एटलीस्ट तुम्हारा नॉर्मल क्वेश्चन होना चाहिए ना कि आखिर क्यों लिख डाला है, होना तो चाहिए ना। देखिए किसको करता है, स्टार्च को कलर करता है, ठीक। देखो वाई वी पुट आयोडीन सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन भी क्या एनसीईआरटी वाला ने क्यों कर डालते हैं। व्हाट वुड वी सी इफ वी ट्राइड ऑब्जर्विंग द पील विदाउट पुटिंग द आयोडीन सॉल्यूशन, जब हम, क्या होगा अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, हमें क्या दिखेगा उस पील में, उस छिलके में हमें क्या दिखेगा। एक्चुअली अगर हम कलर इसलिए करते हैं कि ताकि कॉन्ट्रास्ट हो सके, जैसे कोई चीज व्हाइट है उस पर ब्लैक बहुत क्लियर दिख सकता है ना? जब अगर हरा कलर का जंगल है और हरा कलर का बॉल हो जाता है तो क्या आसानी से मिलता है, आसानी से दिख जाएगा, नहीं दिखता ना। तो हम लोग कंट्रास्ट करते हैं, उसी तरह नॉर्मल विदाउट कलर में ना कोई सेल का कोई पार्ट नहीं दिखता, पहली बात तो ये, वो पूरा व्हाइट तुमको दिखेगा, बस अलग लाइट जो आता है वही आता है, कुछ नहीं दिखता सेल का। तो तुमको कलर करना पड़ेगा कुछ चीजों को देखने के लिए। तो एक एक कोई तुमको पता चल गया कि अरे ये से ये वाला आयोडीन जो सिर्फ स्टार्च को करता है, तो ये आयोडीन जहां जहां तुमको माइक्रोस्कोप में दिखेगा वहां वहां तुमको समझ में आएगा, अच्छा ये स्टार्च है ना? तो ये सॉल्यूशन कोई भी मतलब स्टेनिंग बोलते हैं इसको, स्टेनिंग मतलब कलर करना। स्टेनिंग करना बहुत जरूरी है, और अलग अलग तरह का सॉल्यूशन होता है, जो जैसे देखो यहाँ सेफ्रोनिन सॉल्यूशन है, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन है, ये सब सॉल्यूशन अलग अलग चीज को क्या करता है, इनको क्या करेगा, अरे क्या करेगा, अलग अलग पार्ट को क्या करेगा, ये करेगा, कलर करेगा। जैसे हम लोग सेल का साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जैसे सेल का तुम्हारा ये हुआ न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस किस कलर का दिखता है, पर्पल। जब हम लोग उसका ये करते हैं, स्टेनिंग करते हैं, पर्पल दिखता है। वहीं साइटोप्लाज्म पिंक दिखता है। तो हम लोग जैसे ही माइक्रोस्कोप में थोड़ी तुम पहचान पाओगे कौन चीज क्या है, इतना छोटा तो है, हम लोग अभी भी देखते हैं तो इतने सारे हिस्टोलॉजी का ये, तो उसमें बस यही देखते हैं, पर्पल कलर, अच्छा न्यूक्लियस, अच्छा साइट इसके चारों तरफ क्या है, पिंक कलर, अच्छा मतलब न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। कुछ ब्राउन कलर देता है, नहीं बहुत सारा है, ठीक। Try it and we see difference further when the putting. अब ये according to the chemical composition different region of cell get color differentially, अलग अलग सेल का जो रीजन होता है वो अलग अलग कलर लेता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग तरह का सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन के अलावा सफ्रनिन सॉल्यूशन होता है और मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन होता है, इसको भी इस्तेमाल करते हैं क्या, स्टेनिंग, सेल का स्टेन करने में। अब पूछेगा कि क्वेश्चन में कि किन कौन कौन सा सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टेन करने के लिए, क्या क्या बोलोगे, बोलो क्या क्या बोलोगे, बोलो कौन कौन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरनीन सॉल्यूशन, मिथाइलिन सॉल्यूशन। सैफरनीन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन और आयोडीन सॉल्यूशन। अरीबा खान बोलो क्या क्या बोले, कौन कौन सा सॉल्यूशन होता है जिससे हम सेल को कलर कर पाते हैं, कैसे मुझे मान लो सेल मेम्ब्रेन देखना है,
तो उसके लिए अलग कलर करना होगा, हमको साइटोप्लाज्म देखना है, उसके अलग कलर करना होगा। तो बताओ कि तुम बस ये खाली तुम लोग को इतना जानना है एक बार कि और रिपीट करिए सर। कोई भी सेल जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, तो सेल जो है ना, सेल हमें कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बस एक वाइट वाइट करके सब कुछ दिखेगा, तो तुम समझ नहीं पाओगे कौन सा पार्ट क्या है नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कलर डालते हैं, जैसे आयोडीन सॉल्यूशन हुआ, ये केमिकल है, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, इस सेल के अंदर जहां जहां स्टार्च होगा, जहां जहां स्टार्च होगा उसको कलर कर देगा, ठीक है। तो हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अच्छा ये कलर है, आयोडीन सॉल्यूशन से जो भी कलर आता हो, अच्छा ये कलर है, तो वो क्या बोलेंगे, स्टार्च कलर है। उसी तरह ब्राउन कलर आता है, अच्छा ये ब्राउन है, उसी तरह क्या आता है, तो हम लोग को पहचान, जैसे पिंक तो साइटोप्लाज्म का होता है, तो पिंक का साइटोप्लाज्म है। पर्पल कलर दिखा, अच्छा ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी तरह अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग पार्ट को करता है। अगर एक सॉल्यूशन ही डालें फिर जब सबको कलर कर देगा फिर क्या ही फायदा, फिर तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे ना, हम जानबूझ के ऐसा डालते हैं जो अलग अलग कलर से है। अगर सब जगह ब्राउन हो जाए, मान लो हर जगह ब्राउन है, तुम क्या देख लोगे इसमें, कुछ नहीं देख पाओगे हर चीज। बस हम लोग चाहते हैं क्या कि मान लो हम लोग इसीलिए चाहते हैं क्या कि कोई ऐसा स्टेन डाले, ठीक है, जो न्यूक्लियस को ही सिर्फ करे, कलर करे। और न्यूक्लियस को कलर इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि हम साइटो इसमें क्या बोले, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या होगा, क्या कि उस न्यूक्लियस को ये उस न्यूक्लियस का जैसे ही वो कलर तो हमको न्यूक्लियस दिखेगा नहीं, वो कलर जैसे दिखेगा हम समझ जाएंगे अच्छा वो न्यूक्लियस है, समझे। तो इसी तरह कुछ कुछ सॉल्यूशन है जो डालते हैं सेल को कलर करने के लिए, अलग अलग पार्ट को कलर करने के लिए कुछ सॉल्यूशन वो डालते हैं ताकि सेल क्या हो, कलर हो। तो अरीबा तुम बताओ कौन कौन सॉल्यूशन डालते हैं जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, बोलो मेरे साथ, आयोडीन सॉल्यूशन, बोलो, आयोडीन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, ये दिख रहा है ना, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, बोलो मिथाइलिन, हेलो, और सल्फर सॉल्यूशन, ये तीन सॉल्यूशन, क्या क्या, अरे बोलो, आयोडीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, मिथाइलिन, सेफ्रिन और सल्फर। मिथाइल ब्लू। ये तुम्हारे किताब का क्वेश्चन भी है इवन के, तुम एमसीक्यू पढ़ोगे बनाओगे तो ये क्वेश्चन आता है, इसलिए तुम लोग को ये इस पे फोकस करवा रहे हैं। ओके, देखो हम लोग क्या होते हैं, सर। हाँ बोलो, सर अनियन का तो पील नॉन लिविंग होता है। किसने कह दिया, तुमने मतलब उसको, वो तो सर वो तो सर एक, से पूछे थे तो सर बोले कि नॉन लिविंग होता है। देखो एक्चुअली ऑनियन पील जब जब वो जमीन पर ये होगा, ठीक है, जमीन के अंदर ये होगा मतलब उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलेगा, तो वो नॉन लिविंग नहीं होता, वो तो बाद में मर जाएगा, उससे लिविंग होता है, ठीक है, उसमें जान होता है। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग से कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे वो चीज़ दिखेगा ही, उससे लिविंग रहे या नॉन लिविंग, उससे क्या दिक्कत है, उसका कंपोनेंट तो दिखेगा ही, लेकिन है तो वो सेल ही ना। वही क्या हुआ कि क्या मैं पहले मतलब कोई इंसान अगर डेथ कर गया है तो क्या मतलब उसका सेल नहीं रहेगा, अब रहेगा ना। रहेगा सर, यस सर। तो उसी तरह क्या है कि ओनियन स्टार्टिंग में ओनियन पील होता है, ओनियन ग्रोथ तो होता है, तो उसका पील भी तो ग्रोथ होता है, कैसे हो जाता है, विदाउट ऐसा कैसे हो जाएगा। कोई भी चीज ग्रोथ हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसमें लिविंग थिंग का ये प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो। तो यस उसी, सर। हाँ, तो जब शुरू में जब जब खेत में खलियान में रहता है तो वो लिविंग होता है, तो बाहर निकालने के बाद वो ये होता है। ओके, ये न्यूक्लियस कहाँ से टॉपिक शुरू हो गया, अच्छा न्यूक्लियस यहीं से शुरू है, न्यूक्लियस ही पढ़ा रहा हूँ, सॉरी सॉरी। अब क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस जो है ना डबल लेयर्ड कवरिंग है, क्या है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में एक ये था ऐसे, ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन था, उसके बाद नीचे क्या होता है, ऐसे दो मेम्ब्रेन होता है, इसको क्या बोलते हैं, डबल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। और याद रखना कि इनके बीच में जो होता है ना, इनके बीच में पोर होता है, ये पोर से क्या होता है, जो न्यूक्लियस का मटेरियल है वो ताकि बाहर निकल सके। कौन सा मटेरियल बाहर निकलेगा अंदर से, इसमें क्या होता है, पोर होगा, छोटा सा छेद होगा, कौन सा मटेरियल, क्योंकि अंदर डीएनए है, डीएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाना है ना उसको, तो डीएनए क्या करेगा, प्रोटीन कुछ डीएनए तो नहीं निकलेगा, डीएनए अगर जब आरएनए में कन्वर्ट कराएगा ताकि प्रोटीन बनाना है, तो ये आरएनए बाहर आ सकता है, या अगर अंदर ही प्रोटीन बना दिया तो वो प्रोटीन बाहर भेजेगा, समझे। तो क्या होता है, पहला तुमको क्या बोलना है कि न्यूक्लियस डबल लेयर्ड कवरिंग है, इसको क्या बोलते हैं, इस डबल लेयर्ड कवरिंग को, ये पूरे को एक क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि न्यूक्लियस को ढकाया है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरे सेल को ये किया है ना, तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को ढक रहा है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, समझ रहे हो।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होगा, एंडोप्लाज्मिक ये मेम्ब्रेन ऑफ, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन ऐसे बोलना होगा। तो कोई भी चीज ढकता है तो उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब सीधा पर्दा और कुछ नहीं, ठीक। तो क्या होता है, पहला चीज हम बार बार बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके, अरे वाह तुम्हारी किताब में तो दिया हुआ है, उसके पास पोर होता है, मुझे लगा नहीं दिया हुआ है। उसके पास क्या था, पोर होता है, जो अलाउ करता है मटेरियल को इनसाइड से आउटसाइड, अंदर से कुछ चीजों को बाहर जाना। हो सकता है ऊपर बाहर से भी कुछ चीज अंदर जाए, ठीक है। वही बोला कि 5.2.4 पे हम ये सेक्शन पे बात करेंगे, वो किताब लिखा है। न्यूक्लियस क्या होता है, पहले पढ़ा चुके हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है। क्या रहता है, हमारे इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, कोई बताएगा? 23 पेयर। 26 सर। 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर मतलब, है ना? हाँ कि नहीं? यस सर। क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है, ये क्रोमोसोम है क्या, पहले ये समझो। मैं स्पेस देखता हूँ कहीं पर जो मैं तुम्हें बता सकूं। स्पेस स्पेस स्पेस, चलो इसी को और लार्ज करते हैं। व्हाइट पेज बन गया, लेकिन शायद हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा ये है। देखो, क्रोमोसोम एक्चुअली इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो तुम लोग देखे होगे, दिख रहा है। यहाँ पर एक प्रोटीन होता है, ये स्ट्रक्चर बना होता है, और ये प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जो दो, देखो एक्चुअली होता क्या, ये एक क्रोमेटिड है और ये एक क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में ऐसे टेढ़ा होकर ज्वाइन होता है। ये एक क्रोमेट, ये एक है, ये दूसरा है, समझ रहे हो ना? ये ऐसे एक है, ये दूसरा एक ऐसे है, ठीक। तो ये दोनों जो है बीच में कनेक्टेड होता है एक प्रोटीन से, जिसका बोलते हैं काइनेटिकोर। काइनेट, ऐसे ही कुछ, क्या नाम था यार, एक मिनट में देख लेता हूँ। हाँ, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ये है, ओके। CAINETOCHORE, काइनेटोकोर, CHORE है, ठीक है। काइनेटोकोर ये क्या करता है, दो, देखो ये क्रोमोसोम पूरे को क्या बोलते हैं, ये क्रोमोसोम, ओके। लेकिन एक एक वाले को क्या बोलेंगे, ये बोलो, कोई बताएगा? सर क्रोमेटिन। नहीं, क्रोमेटिन नहीं, कुछ और है वो। सिंगल क्रोमोसोम। क्रोमेटिड, टिड, TID, D फॉर डॉग, लास्ट में क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड। ये क्या है, करो, अरे यार यही बड़ा करने पे यही दिक्कत है, देखो साफ साफ दिखना चाहिए, क्रोमेटिड, ठीक है, क्रोमेटिड, ये एक को बोलेंगे। अब दो क्रोमेटिड मिलकर क्या बना रहा है, एक क्रोमोसोम बना रहा है, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? यस सर। ओके। तो अब क्या होता है कि एक्चुअली वही बोल रहा है कि ये एक्चुअली, अब क्रोमो तुमको उस दिन बताए थे, फिर से एक बार बता देता हूँ कि होता क्या है, क्या ये सेल न्यूक्लियस है, ठीक। न्यूक्लियस सिर्फ बनाया हूँ, सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया हूँ। ये दो लेयर बना देता हूँ, चलो ये दो लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ना ऐसे 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 धागा के तरह पे मटेरियल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। करो, लिखो ये चीज, क्रोमेटिन। अब देखो कि 2 मीटर का क्रो न्यूक्लियस कितना, तुमको आंख से भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना आंख से, इतना छोटा, छोटा है। लेकिन उसके अंदर 2 मीटर का धागा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है अगर उसको हम ऐसे ऐसे घुमा घुमा के रख दें। याद करो कि घर में तुम्हारा दादा वादा टाइम, इवन कि मुझे याद है कि मेरे मतलब कि हम गांव में बहुत लोग देखे हुए हैं कि वो लोग क्या करता है कि जब रस्सी बनाते हैं तो वो एक इस पे घुमा घुमा करके लपेट लपेट के रखते हैं उसमें, ठीक है। या फिर तुमने धागा का गुल्ला देखा होगा, इतना बड़ा धागा, इतना बड़ा धागा इतने छोटे चीज में आ जाता है। मेरा वीडियो ऑन है क्या? नो सर। अच्छा, इसीलिए दिक्कत आ रही है। अब दिख रहा है? यस। ओके। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि इसके अंदर मुझे कोई चीज लपेटना है, तो इस पे ऐसे ऐसे लपेटेंगे तो बहुत ज्यादा, उसी से गुल्ला धागा गुल्ला होता है एक छोटे जगह पर, छोटे जगह पर क्या होता है, बहुत सारा धागा होता है। तो उसी तरह क्या होता है कि क्रोमेटिन जो है ना, 2 मीटर का चीज है, फिर भी ऐसे 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 करके इतने छोटे स्पेसेस में क्या होता है,
वो रहता है। जब क्या होता है, जब सेल डिवीजन का टाइम आता है ना, तो एक्चुअली होता क्या, अभी आगे पढ़ोगे, एक सेल से दो सेल बनना है। अगर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब जितना क्रोमेटिन मटेरियल है एक क्रोमोसोम में, एक सेल के अंदर, दूसरे सेल के भी अंदर तो उतना ही होना चाहिए ना। अरे हाँ कि नहीं, हर सेल के यस अंदर होता है क्रोमोसोम। तो अब क्या होता है, जब सेल डिवाइड होने लगता है ना, तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है ताकि इक्वली डिवाइड हो सके दोनों सेल में। एक सेल है, ऐसे डिवाइड होगा, इधर इधर होगा। वो अभी आगे सबसे लास्ट टॉपिक तुम लोग का दिया हुआ है सेल डिवीजन, वहां पे बताएंगे। तो इसमें भी क्या होगा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। इसमें भी क्या होगा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जब सेल डिवाइड करने लगता है, बार बार बोल रहा, कब, जब सेल डिवाइड होने लगता है, तो ये अपना एक अच्छा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाता है ताकि वो सेपरेट होकर दो अलग सेल में जा सके। तो क्रोमेटिन क्या होगा, यही जाकर के क्या बनेगा, क्रोमेटिड बनेगा। अच्छे से ऐसे, मतलब एक्चुअली ये ऐसे बोल रहा नहीं, स्ट्रक्चर ऐसा दिखा साइंटिस्ट को, ठीक है। एक्चुअली इसमें ऐसे ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल होता है। समझ रहे मेरी बात? ये तो ऐसे दिखा जब माइक्रोस्कोप से देखे, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है, यही ऐसे धागा की तरह होता है क्रोमेटिड। फिर ये क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम क्या हुआ, यही दो चीज जब ज्वाइन हो जाए, सीधा 26 पेयर बनता है ज्वाइन होकर के। एक क्रोमोसोम ये है पूरा, ये एक क्रोमोसोम है ये पूरा। समझ रहे हो मेरी बात? किसी कोई डाउट? अब जीन का क्वेश्चन है, तो देखो एक्चुअली ये क्रोमेटिन मटेरियल धागा है ऐसे। हमारे अंदर में ये धागा क्या है, डीएनए है। किसी वायरस वायरस के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। ये क्या है, डीएनए। डीएनए में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड वगैरह लगा रहता है, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस वो सब पढ़ोगे, न्यूक्लियोटाइड रहता है। यही न्यूक्लियोटाइड चार तरह का नाम, एटीजीसी। यही न्यूक्लियोटाइड का काम क्या होता है, इस तरह का एटीजीसी, वो तुम्हारा काम नहीं है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। एटीजीसी से होता है, इसमें एटीजीसी से कोडिंग क्या हुआ रहता है। तो एक फिक्स कोडिंग जो है ना, एक फिक्स कोडिंग किसी एक प्रोटीन को कोड करता है कि जब जरूरत होगा तो ये कोड जो है क्या करेगा, प्रोटीन बना देगा फट से। तो यही है जीन, एक जीन का काम यही होता है, वो प्रोटीन वगैरह बनाना, जो सेल का नेसेसरी प्रोटीन बनाने का है वो। तो एक जीन एक क्या है, एक सेगमेंट है किसका, डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का एक सेगमेंट है, जो एक कैरेक्टर रखता है, प्रॉपर्टी रखता है कि जब जरूरत होगा वो अपने मतलब जो रिक्वायर्ड होगा वो प्रोटीन बनाएगा। जैसे यही वजह है ना कि एक्चुअली क्या होता है, ये दो धागा है ना, दो बनाया हूं मैं, देखो ये दो क्रोमेटिन। एक क्या होता है, एक बाप, एक जो है माँ की तरफ से जाता है, एक फादर की तरफ से आता है। तो अब क्या हुआ कि माँ की तरफ से आया ये वाला और बाप की तरफ से ये वाला आया। तो इसमें जो जीन है, कभी कभी ये वाला जीन एक्टिव हो जाएगा तो माँ की तरह आंख हो जाएगा। अगर ये वाला कुछ एक्टिव हो गया तो बाप की तरह बाल हो जाएगा, हेयर। ऐसे होता है, समझे? समझ में आ रही बात? लेकिन तुम्हें बस एक नॉलेज दी है, इतना जरूरत तुम्हारे क्लास के लिए नहीं है। ऐसा होता है, ठीक। अब चलते हैं आगे। समझ में आया? किसी कोई डाउट है? बता दिया पूरी कहानी। अब हम चलते हैं तुम्हारा एनसीईआरटी पर, क्या लिखा है, किधर गया यार। किसी को कोई डाउट है, बोलो। समझ में आ रहा है? अब क्या कहा है कि न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोसोम, ये चीज तो भूलोगे नहीं। जो क्या देखता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, याद रखना क्रोमोसोम कैसा स्ट्रक्चर, रॉड शेप्ड दिखेगा। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, यही चीज मैं बार बार बोल रहा था कि उसी वक्त ये लाइन बच्चा पढ़ करके बस वो इतना देखेगा, अच्छा क्रोमोसोम है, हाँ रोड से विशिष्ट है, बस ऐसे ही। वो उसको ये बात ध्यान ही नहीं रहता कि ये कब दिखेगा, जब सेल डिवाइड होना रहेगा, वो पढ़ के आगे निकल जाता है। ये टीचर का काम है कि तुम्हारे इस लाइन को गौर करवाना। अब तुमको बता दिए तो जिंदगी में कभी गलत नहीं करोगे। आगे चल के तुम्हारा क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारे दिमाग में यही रहेगा, अच्छा जब सेल डिवाइड होगा तभी क्रोमोसोम बनेगा। और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर। रॉड शेप से मतलब ऐसे इस टाइप का रॉड, ये रॉड शेप, ओके। अब क्या होता है, क्रोमोसोम क्या रखेगा, इन्फॉर्मेशन रखेगा ना। कौन सा इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा सेल का जो भी क्या काम है, नहीं है, कब कहाँ क्या हो रहा है, वही इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है करेक्टर का, इनहेरिटेंस मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब हुआ माँ बाप से, पेरेंट्स से बच्चे में जाने वाला को बोलते हैं क्या, ट्रांसफर भी तो बोल सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। मतलब पेरेंट्स का जो करेक्टर है वो बच्चों में जाना, चाइल्ड में जाना। हर किसी का ना कोई करेक्टर माँ बाप से मिलता ही है। जैसे मेरे को बोला जाता है कि तुम्हारा जो, तुम बिल्कुल तुम अपने अब्बू की तरह दिखते हो। इवन का मैंने बहुत बार पिक लगाया तो बहुत लोग बोला है कि हाँ तुम अपने अब्बू की तरह दिखते हो।
तो वजह क्या है कि मतलब कि फादर का जो जीन है वो मेरे अंदर ज्यादा एक्सप्रेस हो गया है, समझ रहे? एक्सप्रेस मतलब उसको वो प्रोटीन वोटीन ज्यादा बना रहा है, तो हमारा मैच कर गया। तो यही बस तुमको याद रखना है कि क्रोमोसोम क्या रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है। कौन सा इंफॉर्मेशन? कौन सा? कि माँ बाप का जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बॉडी में क्या सेल है, सेल का तुम्हारा कैसा रंग होना चाहिए, कैसा आंख होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना ये होना चाहिए, हर एक चीज उसका नाखून कैसा है, उसका पाम का क्रीज कैसा है, ये लाइनिंग है कैसा है, ये सारा चीज वहां पे रहता है। तो वही करेक्टर को क्या करता है, बच्चे में पहुंचाता है। क्रोमोसोम का यही काम है कि क्या माँ बाप का जो करेक्टर है वो बच्चों में पहुंचाना, फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए के फॉर्म में पहुंचाता है। डीएनए ये होता है, बता दिए थे, ठीक है। तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। यही क्या होता है, जब क्रोमोसोम कब बनता है, यही जब सेल डिवाइड होने लगता है, ठीक। और यही ये क्रोमोसोम क्या रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है। क्या क्रोमोसोम क्या रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा करेक्टर किसमें जाएगा नहीं जाएगा। तो डीएनए डीएनए के फॉर्म में रखता है। डीएनए के फॉर्म में मतलब क्या हुआ, ये क्रोमोसोम एक्चुअली ये डीएनए से ही ना बना है, हाँ कि नहीं? तो डीएनए एक्चुअली ये डीएनए से ही ना बना है, इसलिए ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम 26, क्या बोलो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ना। तो हर क्रोमोसोम का अलग अलग करेक्टर रखता है ना, लेकिन हर क्रोमोसोम में क्या है, डीएनए ही है। अगर ये मान लो कि इसमें जो है, इसमें कुछ और होगा ना, इसमें कोई और करेक्टर है तो इसमें कोई और करेक्टर रखा है, लेकिन है तो डीएनए ना, तो डीएनए के फॉर्म में रखता है। यही डीएनए क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है। अभी तुमको बताया था कि माँ से एक गया, बाप से आ गया, ये डीएनए जा रहा है, फिर वहां पर क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन चला जा रहा है ना। तो यही चीज, ये लाइन सब देखो अच्छे से, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग अंडरलाइन कर रहे हो ना एनसीईआरटी खोल के? कोई बोर हो रहे हो हाँ। क्या, ये पढ़ाई का तरीका फिर चेंज कराएंगे, कोई बोर हो रहे हो? नहीं नहीं। मजा आ रहा है? हाँ। आप नवाब, यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। ये सब बोलते हैं ना एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, पक्का करेगा तो एनसीईआरटी सही से नहीं पढ़ोगे ना, यही वाला लाइन उठा के दे देगा तुमसे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और यही करता है। नीट में इतना ज्यादा कट ऑफ क्यों है, क्योंकि बच्चे लोग क्या हो रहा है कि एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ रहा है पहले तो, और एनटीए वाला क्या कर रहा है, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन दे रहा है, एक एक लाइन से, इतना छोटा लाइन से दे देता है उठा करके, मतलब बच्चा 10 बार भी पढ़े तो उस लाइन पर ध्यान नहीं जाए, उस लाइन से क्वेश्चन उठा के दे देता है, इसीलिए बच्चा गलत कर जाता है। ये वही बोल रहा हूँ कि तुमको यहाँ से कितने सारे सवाल उठे। पहला सवाल यही कर सकता है कि कौन सा लेयर है, डबल लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें क्या है, कोर है, कोर से क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, है ना। तो ये चीज देखो, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड न्यूक्लियस क्या हो रहा है, इनसाइड से अंदर से बाहर, लेकिन बाहर से अंदर का इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इनसाइड, यही लाइन उठा के दे देगा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज ला देगा कि नहीं बाहर से अंदर, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। दूसरा, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम रॉड शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ सवाल आ सकता है। क्रोमोसोम कब दिखेगा और क्रोमोसोम कब बनेगा, दिखेगा बनेगा बात बराबर है, जब बनेगा तभी दिखेगा, ठीक, जब सेल डिवाइड होने रहेगा। डी क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। क्लियर हुआ, इतने सारे क्वेश्चन के क्लियर हुआ? अरीबा खान, हेलो अरीबा खान, ये बताओ कि क्रोमोसोम कब दिखेगा या कब हाँ, क्रोमोसोम कब दिखेगा, कब बनेगा, बोलो। सेल जब डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम बन। क्रोमोसोम कब, जब सेल डिवाइड होना होता है ठीक उससे कुछ देर पहले क्या होता है, क्रोमोसोम बनता है। अच्छा, क्रोमोसोम का शेप क्या है, सर। क्रोमोसोम का शेप क्या है, शेप मतलब ढांचा, रॉड शेप, क्या रॉड, रॉड रॉड शेप, ठीक। क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और बोलो, प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन, ठीक है, ओके। देखो एक्चुअली ये डीएनए हम तभी से बोल रहे हैं डीएनए डीएनए डीएनए, लेकिन ये प्रोटीन कहाँ से आ गए भाई, है ना। एक्चुअली देखो, ये अभी तुमको बताया था, चलो तुमको थोड़ा सा और मजा इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, ये प्रोटीन क्यों आया है, ठीक है। बस तुम लोग को यहाँ पे रटना का काम है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ ये प्रोटीन क्यों आया है। ये 12 का सिलेबस है, ठीक है, क्यों आया प्रोटीन। ये एक्चुअली तुम क्या बोले, क्या ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल, ऐसे ऐसे धागा रहता है, ये क्या है, क्रोमेटिन है, ये क्या है,
क्रोमेटिन है कि नहीं? अब ये जब एक स्पेशल स्ट्रक्चर में आएगा, अरे तुम्हारा इसमें देखना कि तुमको जब तुम्हारे घर वाले कोई रस्सी बांध मतलब मोड़ना होता है तो बीच में कुछ डालता है, ऐसे करके मोड़ता है, कुछ सपोर्ट चाहिए ना। तो हिस्टोन प्रोटीन होता है क्या? बस नाम सुनो, तुम याद करने का बिल्कुल कोशिश मत करना, मैं पहले बोल रहा हूँ तुमसे सवाल नहीं आएगा तुम्हारे लिए। ये हिस्टोन प्रोटीन है, इस पर क्या आता है, ऐसे 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 करके मुड़ता है। समझ में आया? प्रोटीन क्यों आया, समझ में आया? प्रोटीन के ऊपर वो लपेटा जाता है, एक अच्छा स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये प्रोटीन क्या है, एक हिस्टोन है जो क्या होता है, क्या कि इसके ऊपर लपेटा जाता है इस क्रोमेटिन को, इसीलिए प्रोटीन आया है। समझ में आई बात? तो अब जब क्रोमोसोम क्रोमोसोम इसी तरह लपेट लपेट के बनेगा, तो क्रोमोसोम में क्या क्या आया, डीएनए भी आया, प्रोटीन भी आया। प्रोटीन क्यों आया, उसमें क्या हुआ, लपेटा हमारा तो वो एक प्रोटीन था। समझी समझे बात? अरे बोलो, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी? यस सर। DNA molecules contain the information necessary for the construction of organizing cell। बता दिया कि DNA molecule जो इंफॉर्मेशन रखता है सेल का, वो भी वो सेल का कैसा बनावट है, ऑर्गेनाइजिंग कैसा है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, सब सब इसमें। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन। ये लाइन भूलना, कभी रटना हो तो रट लो। फंक्शनल सेगमेंट मतलब क्या हुआ कि कुछ सेल का जो सेगमेंट होता है, ये अगर डीएनए है, इसका ये वाला सेगमेंट फंक्शनल है, कोई प्रोटीन वगैरह बना रहा है, तो यही सेगमेंट क्या हो गया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ऐसे सेगमेंट होते हैं जो स्पेशल प्रोटीन बनाता है। इतने सारे एंजाइम्स हैं, वो सारे प्रोटीन हैं, वो कहाँ से बनते हैं, इसी डीएनए से बनते हैं ना। इनको पता चलता है अच्छा तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन की कमी है, अच्छा तो इंसुलिन बनाना है, तो इसको ऑर्डर देगा, चलो इंसुलिन बनाओ। ये क्या करेगा, फट से आरएनए बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन वो कौन, वही आरएनए क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन ये कौन सा प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन बनेगा। इंसुलिन प्रोटीन बन गया और तुम्हारा काम करना शुरू कर दिया। तो यही जो एक डीएनए का बीच बीच में सेगमेंट होता है जो काम करता है, फंक्शनल सेगमेंट होता है जो प्रोटीन बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं, जीन। इसी को क्या बोलते हैं, जीन। इसलिए सेगमेंट मतलब उसका एक भाग, एक हिस्सा। बहुत ज्यादा पेज ये हो गया ना, थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। समझ में आ रही बात है? अंडरलाइन करते चलो जो चीजें बता रहे हैं। इन सेल विच आर नो, हाँ, इन सेल जो डिवाइड नहीं होता है, डीएनए प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। बताया ना कि ऐसे ऐसे रहता है जब सेल डिवाइड नहीं करता है। ये कब क्रोमेटिन में चेंज होता है, क्रोमेटिन में जब सेल डिवाइड होने लगता है। क्रोमेटिन इज, चलो हम, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास। इंटेंगल्ड मतलब ऐसे उलझा हुआ, इंटेंगल्ड मास। क्रोमेटिन कैसे दिखेगा, उलझा हुआ, इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जो जो बता रहे सब आया हुआ। वेन एवर सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जैसे ही सेल डिवाइड होना रहेगा, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड एक अच्छे ढांचे में आ जाएगा और क्रोमोसोम बन जाएगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, जल्दी बोलो। तुम्हारा 1 घंटा क्लास हो चुका है सर, किसी कोई डाउट? बोला ना, एनसीईआरटी के एक लाइन को समझाने का टाइम लगता है, लाइन बाय लाइन को समझाने में। ऐसे एक एनसीईआरटी नहीं लिखा है, बार बार पढ़ो, बोल रहे हैं जो लाइन समझ में नहीं है पूछो। उस एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन एराइज करो, और क्या चीज हो सकता है उसका माने। जैसे कहीं पर क्वेश्चन करके छोड़ दिया, आंसर बुक में नहीं दिया है, तो वो चीज पूछो। कितने लोग प्रेजेंट हैं, एक मिनट में खुद देख लेता हूँ। बहुत कम लोग हैं, क्या बात है? सदाफ तुमको समझ में आ रहा है? हाँ ओके। न्यूक्लियस, अब यही लिखा है, ये सेंट्रल रोल, सेंट्रल रोल न्यूक्लियस क्या करता है, सेंट्रल, बता चुका, ये भी सेंट्रल रोल कंट्रोल करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन को, प्रोसेस को, कि कब सेल डिवाइड करेगा नहीं करेगा, या नया सेल कब बनाना है, ये सारा चीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसमें क्या बताने के लिए रह गया, इसमें कुछ मेरे ख्याल से अब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है, पहले बता चुके, बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट है। अरीबा ये बता, प्रोकैरियोट क्या होता है, कोई पता है? अरे नहीं पता है बोल दो, बता दूंगा, टाइम ऐसे ही होता है। प्रोकैरियोट क्या होता है? हम्म, बोलो, नहीं पता? प्रोकैरियोट
देखो दो सेल दो तरह का होता है, एक यूकैरियोट होता है, एक होता है प्रोकैरियोट। यू मतलब होता है सच्चा, यू जहां जहां है मतलब रियल, ठीक है। कैरियोट मतलब लर्नोनिक सेल के लिए आता है। यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन रहेगा प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा। लेकिन प्रोकैरियोट में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। कुछ कुछ ऐसे सेल हैं, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। कुछ कुछ ऐसे जीव हैं जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये बाहर वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या देख पढ़े थे, क्रोमोसोम होता है। अब ये क्रोमोसोम है, मान लो कि ये नहीं है, ये वाला हटा देता हूँ। अरे क्या हुआ, ये मान लो है ना, अब नहीं है, तो ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर, ओहो, अब ये क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तब ये क्या हुआ, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर मैच कर मिल गया, है ना। तो ये क्या बोलेंगे, इसके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, ऐसा बोलेंगे ना। तो वही चीज है। तो प्रोकैरियोट, प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, ठीक है। पहले जो साइंस का कहना है कि सबसे पहले जो सेल वगैरह आया उस टाइम में, तो वो क्या था, प्रीमिटिव टाइप का था। मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। बाद में जब एडवांस हुआ तो ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगा, ठीक। तो वही है कि बैक्टीरिया क्या प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो कुछ ऐसे मिला हुआ रहेगा, ऐसा जेनेटिक मटेरियल तो रहेगा, ऐसे मिला हुआ रहेगा साइटोप्लाज्म में। तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, तो ये क्या होता है, इस रीजन में क्या होगा, थोड़ा सा हमें डेंसली दिखता है, ठीक है। इस रीजन को बोलते हैं क्या, जहां पर जेनेटिक मटेरियल होता है, उस एरिया को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। ये देखो न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड में क्या रहता है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल रहेगा, क्या रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, ओके। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो और देखो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर क्या है, कि प्रोकैरियोट में क्या होता है, कि प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा, प्लस सेल ऑर्गेनेली, आगे पढ़ाएंगे भी नहीं पढ़ाया, सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट रहेगा, ये छोड़ो अभी बताएंगे, ठीक। तो अब बताया, अब यहाँ पे तुम्हारा ये आगे ये चीज आगे पढ़ोगे। The chlorophyll is present in prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle bag-like structure but not plastid। जैसा आगे सेल मेम्ब्रेन इसमें इस क्या बोले ऑर्गेनेली में पढ़ोगे, पढ़ाएंगे। अब साइटोप्लाज्म पढ़ा करके थोड़ा सा हम तुमको क्लास खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास फिर लेंगे सेल ऑर्गेनेली का, ठीक। न्यूक्लियस, कोई एक लोग बताओ न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या जाने, कुछ लोग बताओ। सब लोग एक एक पॉइंट बोलो, रुको हम नाम बोलेंगे, वो लोग एक एक पॉइंट बोलेगा। एक मिनट, कुछ लोगों का चैट पे आया हुआ है। ओके देखो, हाँ, चलो, नवाब अशरफी, न्यूक्लियस के बारे में कोई एक पॉइंट बोलो। सर न्यूक्लियस जो होता है उसमें डबल मेम्ब्रेन होता है और ओके, उसमें पोर्स होता है। ओके ठीक। अरीबा खान, तुम कुछ बताओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, जल्दी एक पॉइंट बोलो। न्यूक्लियस के बारे में कुछ एक पॉइंट बोलो, न्यूक्लियस के बारे में। वो भी हम्म, तुम सोचो एक पॉइंट है, अरीबा खान। सदाफ तुम बताओ। न्यूक्लियस जो है रोड शेप का होता है। न्यूक्लियस रेड शेप का होता है, न्यूक्लियस ये बताया था। क्रोमो हाँ, क्रोमोसोम, यही गलती, अब गलती कर रही हो तो दोबारा सही नहीं होगा। क्रोमोसोम क्या होता है, रॉड शेप का होता है। चलो अरीबा खान कोई एक पॉइंट बोलो जल्दी। शगुफा, यस सर। एक पॉइंट बोलो न्यूक्लियस के बारे में जो पढ़ाया हो। वो डीएनए और प्रोटीन कंटेन करता है। डीएनए और प्रोटीन, ठीक है, ओके। और कोई दूसरा बोलो, शफी शरीफ, एक पॉइंट बोलो। Nucleus is the most important cell organelle which control all activities. बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। शादाब,
जो लोग लास्ट में बोलोगे वो लोग को और परेशानी है, सब मेन वर्ड निकल गए। बोलो, छठा तो बाहर ही हो गया। और कौन है? शाद बोलो कोई एक पॉइंट, ये सर कोई एक पॉइंट बोलो न्यूक्लियस का। सर कंट्रोलर ऑफ सेल है, डबल मेम्ब्रेन है सर, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। ठीक, और एक अच्छा पॉइंट बताओ जो क्रोमोसोम के बारे में बताए, जो बार बार बोल रहे थे। अरे देखो तुम लोग चुप रहो, अरीबा खान तुम बोलो क्रोमोसोम के बारे में जो बार बार बोल रहे थे, वो कब दिखेगा नहीं दिखेगा वो चीज। क्या क्रोमोसोम कब, क्वेश्चन? क्रोमोसोम कब दिखेगा? सर सेल डिवीजन के टाइम। सर बहुत सेल डिवीजन की टाइम। ओके ओके ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? बाकी तुम देख लो, मैं तुम्हें एनसीईआरटी का एक एक लाइन बताया हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चा क्या होगा पढ़ करे, एनसीईआरटी में कुछ दिया नहीं है, वो बड़ी बड़ी किताब खोलेगा। तुम्हें पॉइंट बताया ना इतने ही, जब तुम पूरी बुक पढ़ लोगे ना तो इतना भी याद नहीं रहेगा, सीरियसली बोल रहा हूँ। जब पूरी बुक पढ़ लोगे ना, अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हो, एक टॉपिक पढ़ रहे हो इसलिए याद है, जब पूरी बुक पढ़ लोगे तो इतना भी याद नहीं रहेगा, और क्वेश्चन यही सबसे पूछेगा और तुम गलत करके आओगे। तो एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक, यस सर। ओके। क्या करें, क्लास और कंटिन्यू करना है? एक काम नहीं किए हम लोग, 5 आयत का कुछ था ना, वो खत्म करके वो करके खत्म करते हैं, ठीक है? 5 आयत सुन लो। ओके, कहाँ गया? नवाब और सदाब भाई रुकिएगा, थोड़ा डिस्कस करना है कोचिंग के बारे में। चलो अभी 11 करना था। यकीन जानो कि जो लोग ये झूठी तोहमत घड़ कर लाए हैं वो तुम्हारे अंदर ही का एक टोरा है। तुम इस बात को अपने लिए बुरा ना समझो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर ही बेहतर है। उन लोगों में से हर एक के हिस्से में अपने किए का गुनाह आया है, और उनमें से जिस शख्स ने उस बहतान का बड़ा हिस्सा अपने सर लिया है उसके लिए तो जबरदस्त आजाब है। मतलब वही हजरत आयशा वाली जो कहानी थी, वही चीज है कि क्या हुआ था, बहुत लोग जो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा पर तोहमत लगा दिया था कि ये किसी साहबी के साथ कुछ गड़बड़ करे। ठीक है, वो वाला चीज, नऊजुबिल्लाह। तो इसीलिए आपसे अल्लाह ताला ने क्या किया, आप खुली को आयत मतलब आप मतलब ये आयत नाजिल किए और उनको सच्चा बता करके तमाम लोगों का जो झूठा था उसको पर्दाफाश कर दिया। ठीक है, तो जिस वक्त तुम लोगों ने ये बात सुनी थी, किन लोगों का रहा है, जो वहाँ के आदमी लोग, जो लोग काफिर लोग, जो लोग ये लोग तमाशा बनाया, ये सब बात को फैलाया, गलत बात को फैलाया, तोहमत लगाया, तो उन लोग वहाँ के आदमी से कह रहे हैं कि जिस वक्त तुम लोगों ने ये बात सुनी थी तो ऐसा क्यों ना हुआ कि मोमिन मर्द भी और मोमिन औरतें भी अपने बारे में नेक गुमान रखते और ये कहते कि ये खुल्लम खुल्ला झूठ है। मतलब क्या हुआ था, कुछ लोग उस टाइम में क्या हुआ था, जो लोग कुछ लोग मोमिन लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वो लोग भी क्या हुआ था, काफिर के बात में आ गए थे। हाँ, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ये किसी दूसरे सहाबा के साथ गलत करे हैं। ठीक है, तो ये लोग भी दिल में मान लिया था, लेकिन ये लोग दिल में माने न माने, एटलीस्ट इसके मुखालिफ तो होना था ना। वो दिल से बुरा जानना था, नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं, ये कुछ झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बहुत लोग क्या होता है दिल से मान ले, इसीलिए कह रहे हैं उन लोगों के लिए कि ऐसा क्यों ना हुआ कि मोमिन मर्द भी और मोमिन औरतें भी अपने बारे में नेक गुमान रखते और कह देते कि ये खुल्लम खुल्ला है। ठीक है, मोमिन मर्द जो लोग मुसलमान थे वो लोग क्यों नहीं कहा? वह बहतान लगाने वाले इस बात पर 4 गवाह क्यों नहीं ले आए? क्या था कि कोई भी किसी पर बहतान लगाता है, कोई भी किसी पर इल्जाम लगाता है इसने गलत किया है, तो कितना चार चार गवाही लाना था ना, 4 गवाह पेश करना था ना। जब वो काफिर लोगों ने जब ये किया तो उन मुसलमानों ने, जो वहां पे मुसलमान लोग थे, वो लोग 4 गवाह नहीं मांगा, बस दिल में मान लिया हाँ गलत की होगी। अच्छा, तो 4 गवाह तो लाना था ना उनको, पेश करना था। वही आप ये अल्लाह ताला आयत में कह रहे हैं कि जब वो लोग ऐसी बात बोले तो तुम लोग 4 गवाह उनसे क्यों नहीं मांगे? अब जबकि वो गवाह नहीं लाए तो अल्लाह के नजदीक वही झूठे हैं। जो यही दिक्कत है, अगर तुमने देख लिया है तब भी तुम्हें उसको साबित करने के लिए 4 गवाह लाना पड़ेगा, और अगर 4 गवाह नहीं लाए हो तो तुम्हें ही झूठा माना जाएगा। कहा गया था अगर वो 4 गवाह न ला सके तो उनकी कभी शहादत कबूल न कर सको, शहादत मतलब कबूल न करो, मतलब उसकी कोई गवाही कबूल मत करो।
ठीक है, और उसको झूठा मानो। ये रूल है, इस्लामिक रूल, कि अगर कोई 4 गवाह पेश नहीं किया तो उल्टा उसी को 80 कोड़े मारो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त ऐसा किया, ऐसा ऐसा गलती की है, ये की है, तो मुझे 4 गवाह मांगेगा। अगर मैं 4 गवाह नहीं लाऊंगा तो मुझे 80 कोड़े मारे जाए। ये रूल था। और अगर तुम पर दुनिया व आखिरत में अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी वजह से तुम पर उस वक्त सख्त अजाब आ पड़ता। मतलब मुसलमान ने इतनी, जिना जो है ये सब दुनिया मतलब पूरे जितने भी गुनाह है उनका सेकंड पोजीशन पर सबसे बड़ी गुनाह है। सबसे पहले शिर्क है, उसके बाद जिना है। ठीक। तो अब इसमें कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि ये, कि अगर ये वाले अगर तुम दुनिया और आखिरत में अगर करे कि अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम तो ये थे क्या कि उन्होंने इंसान को माफ कर दिया। अगर वो चाहते तो वो पूरी नस्ल जो है वहां पर जो लोग कर रहे थे उनको पूरे खत्म कर देते, एक सख्त अजाब डाल देते। जिस तरह और भी नबी आए उनके जमाने में ऐसा हुआ कि पूरा मतलब इतना खतरनाक अजाब सवाया आगे पड़ोगे तो एक एक कौम को बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, पूरे पूरे कौम को बर्बाद कर दिया गया, सर कलम कर, मतलब ऐसा ऐसा पढ़ोगे क्या कि हवा आंधी तूफान आया जिसको कर दिया। एक वो भी पढ़ोगे कि किश्ती से जो कुछ लोग नेक वाले थे किश्ती में बच गए, बाकी पूरे इसको कौम को बर्बाद कर दिया गया नूह अलैहिस्सलाम के इसमें। तो बहुत सारे ऐसे, हम लोग कुछ नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब दुआ करके गए थे कि ए अल्लाह ताला ये हमारे उम्मत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी हमारे उम्मत को, ए अल्लाह ताला हमारे उम्मत को कोई ऐसी मतलब कोई पब्लिकली अजाब जो सख्त अजाब होता है ना जो आम लोगों पर आता है वैसे अजाब मत दीजिएगा। ये दुआ करके गए थे, क्योंकि अगर वो आम अजाब आता है इसमें पूरी नस्लें तो मतलब इतने लोग खत्म हो जाते हैं, पूरी कौम ही बर्बाद हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करके गए थे, करते थे हमेशा कि अल्लाह हमारे कौम को बचा लीजिएगा, हमारे उम्मत को बचा लीजिएगा, हमारे उम्मत में कोई सख्त अजाब मत डालिएगा जो पब्लिकली अजाब होता है ना पूरे अवाम के लिए, पूरे सबके लिए, वैसा अजाब करे। तो ये, तो वही है कि आप अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ करने वाले हैं। अगर वो कोई अजाब नहीं डाल रहे हैं तो इसका मतलब समझो कि वो बहुत गफूर रहीम, इसलिए वो अभी तक तुम्हें छूट दिए हुए हैं कि तुम वापस तौबा कर लो। वही चीज़ है, देखो अभी तुम हम अपने कॉलेज को बताएंगे कि अभी लोग एग्जाम शुरू हुआ हमारे इसमें, तो बहुत कम बच्चे लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, बहुत कम नमाज। तो कि अल्लाह ताला की कैसे मदद आएगी? क्या हमारा यही है कि हमारा एग्जाम अच्छा चले जाएगा तो हम ही कामयाब हो गए? नमाज तो किसी हाल में माफ नहीं है, किसी हाल में भी माफ नहीं है। इवन के नमाज का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर कोई शख्स कितना भी बिजी है, कोई सफर में है, तब भी माफ नहीं कहा कि नहीं 2 रकत नमाज कसर के इससे पढ़ो। और वो भी नहीं, अगर तुम बीमार हो तो सो के पढ़ो, अगर वो भी नहीं तो बैठ के पढ़ो, वो भी नहीं है तो आंख बंद करके पढ़ो, इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन माफ नहीं किया गया नमाज को। नमाज के लिए कुछ कुछ एक इमाम है उनके नजदीक ये है, जानबूझकर नमाज को छोड़ा, गोया वो जिसने जानबूझकर खोया, एक हदीस में भी कि उसने कुफ्र किया। दूसरा है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा, गोया वो इस्लाम को छोड़ दिया। उसको एक टर्म बोलते हैं, इस्लाम को छोड़ दिया। और इस्लाम को छोड़ने वाले की सजा ये है कि उनको मतलब कलम का सर कलम कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ये है। लेकिन क्या वो ये इस्लाम की सजा है कि जिसने इस्लाम को छोड़ के, इस्लाम में था पहले, ऐसा नहीं कि पहले कुछ था आगे, पहले कोई इस्लाम में और उसको इस्लाम से छोड़ा, तो ये रूल है कि उसको सर कलम कर दिया जाए। ठीक है, तो समझो क्या कि जिसने नमाज को छोड़ा वो क्या हुआ, दीन को छोड़ा, और दीन को छोड़ा की सजा क्या है कि सर कलम कर दिया। इतनी बड़ी बात है नमाज के बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग जानबूझ के सोने, कोई प्रॉपर ये नहीं है नमाज छोड़ दे रहे हैं। हमारा इस्लामिक कंट्री नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं है, लेकिन नमाज का यही मतलब है कि तुमने नमाज को छोड़ा तो मतलब तुमने दीन को छोड़ा। ठीक है, लेकिन कुछ मेजोरिटी के हिसाब से ये है कि नहीं मारना नहीं चाहिए, मेजोरिटी के इसमें नहीं, उनको जेल कर दिया जाए, उनको फिर से दीन के बारे में सिखाया जाए, और फिर से वो अल्लाह ताला मतलब वो तौबा करे अपने गुनाहों से और वो फिर से मुसलमान हो जाए। और एक आयत पढ़ लेते हैं, 15 5 10 से 5 5 पढ़ते हैं, 14 हो गया। जब तुम अपनी जब तुम अपनी जुबानों से इस बात को एक दूसरे से नकल कर रहे थे, कि होता है ना, अरे ये उसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया, ऐसे ही पूरा रूमर थोड़ी ना फैल जाता है, एक सब एक दूसरे को बोलते हैं ना। तो पहले इस्लाम का ये रूल है कि कोई भी बात तुम जानते हो किसी के बारे में, तो पहला काम है तुमको तहकीक करना। अगर तुमने तहकीक नहीं किया है, जब तक तहकीक नहीं किया तब तक वो बात अगली आदमी को नहीं बता सकते। ये रूल है कि मुझे अगर कोई बात पता चला किसी बच्चे बारे में, मान लो कि शगुफा के बारे में कुछ पता चला, अब वो सही या नहीं सही है, पहले वो मेरी जिम्मेदारी है कि पहले उस चीज को कंफर्म करें कि सही या नहीं है।
अगर हम बिना सही किए हुए हमने किसी और लोगों के पास बोल दिए तो वो मैं गुनहगार हूँ। तो पहला मेरा काम क्या है, तहकीक करना कि वो सही है नहीं। जब तुम अपनी जुबानों से इस बात को एक दूसरे से नकल कर रहे थे और अपने मुंह से वह बात कह रहे थे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं था, तुमके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था, और तुम उस बात को मामूली समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नजदीक वह बड़े संगीन बात थी। किसी के ऊपर तोहमत लगाना ये बहुत बड़ी बात है, और हम लोग आसानी से तोहमत किसी पर लगा देते हैं। गए कॉलेज, किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी बोल के आ गए, लड़कों के बीच में डिस्कशन हो रहा है किसी लड़की के गलत गलत बारे में, अरे वो ऐसी होती है, वो ऐसी होती है, ये सब चीज हमारे इसमें है। ठीक है, कोई भी लड़का कुछ कर रहा है तो बेहतर है क्या कि अगर कोई गलत कर रहा है तो बेहतर है कि तुम जाओ उनसे अकेले मिलो, उनको बताओ कि ऐसी सी बात है भाई, मत करो, ये करो। ये अच्छाई की तरफ जाएगा, ये अच्छा रास्ता होगा। लेकिन ये रास्ता खराब है क्योंकि हम हर तरफ बोलते जा रहे हैं और उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही उसको समझा रहे हैं, तो ये और बुराई की तरफ जा रहा है। बेहतर है कि जो गलती करता है उनको अकेले में ले जाओ, समझाओ, पब्लिकली नहीं, अकेले में लेकर जाओ, उनको समझाओ कि ये गलत है, ये ठीक है। बाकी आयत कल नेक्स्ट टाइम करेंगे। अल्लाह ताला हमें सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। ओके, क्या तुम लोग मीटिंग करोगे? ये सर हम लोग लीव बिल्कुल कर सर। सकते हैं? ये सर। ओके ठीक है, चलो, अल्लाह ठीक है, हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। नवाब। हेलो। हेलो। हेलो नवाब।